हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम इकोलॉजी का पढ़ रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने बेसिक से स्टार्ट किया था, इंट्रोडक्शन देखा था। आज के वीडियो में हम देखेंगे हैबिटेट एंड नीश के बारे में, और आगे आने वाली वीडियो में हम सभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मीन्स एक वीडियो सिर्फ क्वेश्चन की होगी, उसमें हम नीश के रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो सभी सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखेंगे हैबिटेट। व्हाट इज हैबिटेट? तो बेसिकली हैबिटेट क्या होता है? हैबिटेट इज ए टाइप ऑफ नेचुरल environment where the organism or species of organism lives। तो हैबिटेट मीन्स क्या हो गया कि ऐसा टाइप ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट और ऐसी जगह जहाँ पे ऑर्गेनिज्म रहता है, सरवाइव करता है। ओके, तो इसके एग्जाम्पल क्या होगा? ट्री हो गया। ट्री, कोई भी बर्ड है वो ट्री पे रहता है, तो वो ट्री क्या हो गया? उस बर्ड का हैबिटेट हो गया। अभी पॉन्ड है, उसके बाद होता है रिवर, फिर कोई फॉरेस्ट ले लो। ये सब क्या है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैबिटेट। अभी सपोज हम हैं, हम हमारे घर में रहते हैं, तो हमारा घर हमारे लिए क्या है? हैबिटेट है। तो बेसिकली हैबिटेट मीन्स रहने की जगह, प्लेस वेयर द ऑर्गेनिज्म लाइव एंड सरवाइव करता है, रहता है, उसे बोलेंगे हैबिटेट। तो इतना ही समझना है हैबिटेट में, इससे ज्यादा तो कोई पूछता नहीं है। तो अभी सेकेंड वन देखते हैं, नीश। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है नीश। इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस भी आपको पूछे जाते हैं, तो ये बहुत सही से समझना है। तो अभी नीश क्या है? सिंपली पार्ट ऑफ हैबिटेट है। मीन्स हैबिटेट का ही एक पार्ट होगा जिसे हम नीश कहेंगे। तो नीश क्या है? अ रोल। नीश इज अ रोल प्लेड बाय एन organism and it includes type of food it eats, where it lives, where it reproduces, and its relationship with other organisms or other species सराउंडिंग टू दैट ऑर्गेनिज्म। अभी देखिए नीश क्या है? पार्ट ऑफ हैबिटेट है। अ रोल प्लेड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट इंक्लूड्स टाइप ऑफ फूड इट ईट्स, वेयर इट लाइव्स, वेयर इट रिप्रोड्यूसेस एंड इट्स रिलेशनशिप विथ अदर ऑर्गेनिजम्स। तो अभी देखिए हैबिटेट क्या होगा? लार्ज होगा, और नीश जो कि पार्ट ऑफ हैबिटेट है, तो ऑब्वियसली नीश क्या होगा? हैबिटेट से छोटा होगा। सिंपली नीश क्या है? ऐसी जगह है और सेट ऑफ इन्वायरमेंटल कंडीशन इन विच द ऑर्गेनिज्म फुलफिल्स इट्स ऑल द डिमांड्स। मीन्स नीश ऐसी जगह हो जाएगी जिसमें ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है? रह रहा है, और उसकी जो डिमांड है, फिर वो फूड की हो गई, फिर रिप्रोडक्शन के लिए उसे मेट चाहिए, फिर उसे शेल्टर चाहिए। तो ये सारी चीजें उसकी उस एरिया में हो रही है, तो उसे क्या बोलेंगे? नीश बोलेंगे। अभी देखिए क्या होता है, हम हमारे घर में रहते हैं, तो हमारे घर को हम क्या बोलेंगे? हैबिटेट है हमारा घर।
लेकिन ऐसा नहीं, पूरे ही घर में हम सब चीज़ें नहीं करते, मीन्स हम पूरे ही घर में नहीं रहते, सिर्फ वो एक रहने की जगह है, लेकिन हम क्या करते हैं, एक रूम में रहते हैं, वहाँ पे हम पढ़ेंगे, वहाँ पे हम खाएंगे वगैरह सब चीज़ें, मीन्स एक स्पेसिफिक जगह है, वहाँ पे ही करते हैं। तो घर हमारे लिए क्या हो गया, हमारा हैबिटेट हो गया। और हमारा जो रूम है, हमारी जो पर्सनल स्पेस है जहाँ पे हमारी डिमांड्स फुलफिल हो रही है, वो क्या हो गया, नीश हो गया। तो ये हो गया नीश, जहाँ पे ऑर्गेनिज्म की सारी डिमांड जो है, फिर वो फूड से रिलेटेड हो, शेल्टर हो, रिप्रोडक्शन के लिए मेट हो, सारी डिमांड्स फुलफिल हो रही है, तो इसे कहेंगे नीश। ये समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। इसके बाद देखिए, अभी तो ये हो गया बेसिक, हमने समझा कि नीश क्या है। अभी बहुत सारे साइंटिस्ट आगे आए, बहुत सारे लोगों ने अपने अपने अलग पॉइंट ऑफ व्यू रखे, हर एक के पॉइंट ऑफ व्यू से नीश क्या है वो देखते हैं एक एक करके। तो अभी देखिए, फर्स्ट कंसेप्ट ऑफ नीश ये दिया था एक ग्रीनेल नाम के साइंटिस्ट ने, इसलिए इसे ग्रीनेल्स कंसेप्ट भी बोलते हैं, ग्रीनेल कंसेप्ट। और इन्होंने हैबिटेट के बारे में बोला था, इसलिए इसे हैबिटल कंसेप्ट ऑफ नीश भी बोलते हैं, हैबिटल कंसेप्ट ऐसे भी इसे बोलेंगे। तो अभी ग्रीनल क्या कहते हैं वो देखते हैं। According to Greenell, niche is the space within the habitat where organism or species of organism exist और lives। तो ग्रीनल के हिसाब से क्या है कि नीश एक ऐसा स्पेस है विद इन द हैबिटेट, मीन्स हैबिटेट में ही एक ऐसा स्पेस है जहाँ पे ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करता है या लाइव्स मतलब रहता है। तो ये क्या हो गया, हैबिटेट के रिलेटेड हो गया, इसीलिए इसे हैबिटल कंसेप्ट भी कहा जाता है। ओके, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट कंसेप्ट। अभी हम देखेंगे सेकंड कंसेप्ट ऑफ नीश। तो अभी देखिए सेकंड कंसेप्ट ऑफ नीश, सेकंड कंसेप्ट ऑफ नीश। अभी ये जो सेकंड कंसेप्ट ऑफ नीश है ये दिया था एक एल्टोनियन नाम के साइंटिस्ट ने, इसीलिए इसे एल्टोनियन कंसेप्ट भी बोला जाता है। इसके बाद इसे फंक्शनल कंसेप्ट ऑफ नीश भी बोला जाता है। ये क्यों, हम डेफिनेशन में देखते हैं। इसके बाद इसे ट्रॉपिकल कंसेप्ट ऑफ नीश भी बोला जाता है। अभी ये तो समझ में आया कि एल्टोनियन बोलते हैं क्योंकि एल्टोनियन नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। फंक्शनल क्यों बोलते हैं, ट्रॉपिकल क्यों बोलते हैं, वो हम देखते हैं आगे। अभी देखिए, अकॉर्डिंग टू एल्टोनियन नीश क्या है, अकॉर्डिंग टू एल्टोनियन नीश इज द space within habitat where organism exist and performs its functional रोल। तो देखिए एल्टोनियन के हिसाब से नीश क्या है, नीश एक ऐसी जगह है विद इन द हैबिटेट, हैबिटेट के अंदर ही नीश एक ऐसी जगह है जहाँ पे ऑर्गेनिज्म रहता भी है और अपना फंक्शनल रोल
परफॉर्म भी करता है। फंक्शनल रोल मीन्स क्या? फीडिंग हैबिट। किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो फीडिंग की हैबिट होते हैं उसे फंक्शनल रोल कहा जाता है। तो एल्टोनियन के हिसाब से नीश क्या है? एक ऐसी जगह है जहाँ पे ऑर्गेनिज्म रहता भी है और अपना फीडिंग हैबिट भी पूरा करता है, इसीलिए इसको फंक्शनल कॉन्सेप्ट बोला गया है। फंक्शनल रोल मीन्स फीडिंग हैबिट। और ट्रॉपिकल हमने देखा था कि फीडिंग हैबिट के अकॉर्डिंग जो ग्रुप्स होते हैं ऑर्गेनिज्म के उसे ट्रॉपिक लेवल बोलते हैं, इसीलिए इसको ट्रॉपिकल कंसेप्ट ऑफ नीश भी कहा जाता है। ओके, यहाँ तक समझ में आया? अभी लास्ट कंसेप्ट हम देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और मोस्ट एक्सेप्टेड कंसेप्ट वो ही है, थर्ड वन। तो ये क्या है? थर्ड कॉन्सेप्ट ऑफ नीश, ये दिया था। इसे बहुत सारे नाम हैं, ये मेनली एक्सेप्टेड है, इसे ही ज़्यादा माना जाता है और ट्रू भी माना जाता है। तो ये जो है ये हकिंसन नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने दिया था, इसीलिए इसको हकिंसन कंसेप्ट भी बोलते हैं। इसे एन डायमेंशनल भी बोला जाता है, एन डायमेंशनल कंसेप्ट भी बोला जाता है। इसे मल्टीफैक्टोरियल भी बोला जाता है, मल्टीफैक्टोरियल। इसे हाइपर वॉल्यूम भी बोला जाता है। ओके, इतने सारे इसके नाम है और ये सभी आपको याद रहना ही चाहिए कि हकिंसन कंसेप्ट है, उसको एन डायमेंशनल बोला जाता है, मल्टीफैक्टोरियल भी बोला जाता है, हाइपर वॉल्यूम भी बोला जाता है। अभी ये सब क्यों बोला जाता है वो देखते हैं। अभी देखिए, अकॉर्डिंग टू हकिंसन नीश क्या है? नीश is the space within habitat where organism lives and performs its functional role under certain environmental conditions। अभी देखिए, ये मोस्ट एक्सेप्टेड क्यों है, इसे क्यों सही माना जाता है? क्योंकि हकिंसन ने क्या बताया कि नीश ऐसी एक स्पेस है हैबिटेट के अंदर ही जहाँ पे ऑर्गेनिज्म रहता भी है, अपना फंक्शनल रोल भी परफॉर्म करता है, लेकिन अंडर सर्टन इन्वायरमेंटल कंडीशंस, मीन्स कुछ इन्वायरमेंटल कंडीशंस के अंडर ही करेगा। और ये बहुत ही ज़्यादा ट्रू है, क्योंकि हमने लास्ट वाले वीडियो में देखा था कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है तो वो आइसोलेटेड फॉर्म में तो रह नहीं सकता, कुछ ना कुछ इन्वायरमेंटल कंडीशंस जो है उस पे इफेक्ट करेंगी, उसके लाइफ पे इफेक्ट करेंगी, तभी वो नॉर्मल लाइफ जी सकता है, सरवाइव कर सकता है, इसीलिए इसको बहुत ही ट्रू माना जाता है। अभी देखिए, इसको एन डायमेंशनल क्यों बोलते हैं? तो अभी देखिए, सपोज यहाँ पे कोई भी ऑर्गेनिज्म है, ये रह रहा है यहाँ पे, तो अभी देखिए बहुत सारे फैक्टर्स होंगे यहाँ पे। सपोज वाटर होगा, विंड होगी, फिर यहाँ पे कुछ सॉइल होगी, कुछ अदर प्लांट्स होंगे, कुछ अदर ऑर्गेनिजम्स भी हो सकते हैं, लाइट हो सकती है, अभी कुछ अबायोटिक फैक्टर्स भी होंगे, कुछ बायोटिक फैक्टर्स भी होंगे। लेकिन क्या होगा, इन सबका इस ऑर्गेनिज्म की लाइफ पे कुछ ना कुछ इफेक्ट तो होगा।
अभी ये फैक्टर्स कितने हम काउंट नहीं कर सकते, बहुत सारे फैक्टर्स है। तो हर एक फैक्टर को क्या बोलते हैं, डायमेंशन बोलते हैं। तो n नंबर ऑफ फैक्टर्स हो गए, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, n डायमेंशनल बोलेंगे। अभी मल्टी फैक्टोरियल, मल्टीपल नंबर ऑफ फैक्टर्स है, इसीलिए इसको बोलेंगे मल्टी फैक्टोरियल। ओके, अभी हाइपर वॉल्यूम क्यों बोलते हैं, अभी ये देखते हैं। आपको ये तो समझ में आ गया होगा n डायमेंशनल क्यों बोल रहे हैं, मल्टी फैक्टोरियल क्यों बोल रहे हैं। अभी देखिए, सपोज ऐसे ग्राफ जैसे हमने कुछ ड्रॉ किया। अभी यहाँ पे कुछ फैक्टर्स है, सपोज ये है वाटर, ये है लाइट, ये हो गया सॉइल, यहाँ पे सपोज है विंड, कोई भी फैक्टर्स ले लो। तो अभी देखिए, अगर कुछ ग्राफिकल या कुछ दिखाना हो तो उसे शो करने के लिए ये ऐसे शो करते हैं और इसे बोलते हैं हाइपर वॉल्यूम। आया समझ में? तो इसीलिए इसके डिफरेंट नेम्स है और क्यों है और कौन कौन से डिफरेंट नेम्स है वो याद रखना है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। ओके, तो यहाँ तक आया समझ में? हमने क्या क्या देखा, नीश का कंसेप्ट देखा, फिर डिफरेंट साइंटिस्ट ने नीश का कंसेप्ट उनके पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे रखा वो देखा। अभी हम देखते हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है, टाइप्स ऑफ नीश। टाइप्स ऑफ नीश, तो अभी देखिए इस पे भी बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, आता है क्वेश्चन, अच्छा टॉपिक है। अभी मेनली 2 टाइप्स के नीश होते हैं, एक तो होता है फंडामेंटल नीश, दूसरा होता है रियलाइज नीश। रियलाइज नीश, अभी देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है। अभी देखिए फंडामेंटल नीश जो होता है उसे थ्योरेटिकल नीश भी बोलते हैं, और रियलाइज नीश इसके नाम में इसका मीनिंग है रियलाइज्ड, रियल। अभी देखिए फंडामेंटल, अभी सपोज इसको समझते हैं हम, सपोज यहाँ पे कोई ऑर्गेनिज्म है, सपोज ले लेते हैं डियर है, डियर इस एरिया में प्रेजेंट है। तो अभी क्या हो रहा है, सपोज ये इतना सारा एरिया है अभी बचा हुआ, लेकिन डियर क्या करता है, इतने ही एरिया में रहता है, यहीं पे वो सारे काम करता है, फूड अवेलेबल होता है उसे, फूड यहाँ से यूटिलाइज करेगा, इसी एरिया में वो रहेगा, सभी अपनी डिमांड्स को फुलफिल करेगा। ओके, कब करेगा ऐसा, जबकि इसी एरिया में कुछ और दूसरा कोई ऑर्गेनिज्म या दूसरा कोई एनिमल प्रेजेंट हो, तब ये डियर क्या करेगा, इतने ही एरिया में रहेगा। लेकिन सपोज यहाँ पे कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है, रिसोर्सेस वगैरह फूड वगैरह है, लेकिन कोई भी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट नहीं है, तो डियर क्या करेगा, यहाँ तक भी जाएगा, यहाँ तक भी जाएगा, यहाँ तक भी जाएगा, यहाँ तक भी जाएगा। मीन्स जितने एरिया को वो ऑक्यूपाई कर सकता है उतने एरिया को वो ऑक्यूपाई करने का ट्राई करेगा। क्यों? क्योंकि कंपटीशन बिल्कुल भी नहीं है, फूड अनलिमिटेड है, स्पेस क्या हो गई, उसकी इतनी स्पेस थी, लेकिन अभी वो इतने एरिया में जा रहा है तो उसके हिसाब से स्पेस भी अनलिमिटेड हो गई, वहाँ पर कोई डिसीज नहीं होगा, कोई प्रीडेटर नहीं होगा, कोई कंपेटिटर नहीं होगा, इसीलिए डियर क्या करेगा, उतने एरिया को ऑक्यूपाई करने का ट्राई करेगा, वहां पे जाएगा। तो ये क्या हो गया, इसे बेसिकली कहते हैं फंडामेंटल नीश। ये जो हो गया ये हो गया फंडामेंटल नीश, और ये जो हो गया ये क्या हो गया, रियलाइज्ड नीश। तो अभी देखिए फंडामेंटल को थ्योरेटिकल क्यों कहा हमने, क्योंकि रियल लाइफ में ये पॉसिबल ही नहीं है, कौन सी ऐसी जगह नहीं होगी जहाँ पे कंपटीशन नहीं होगा, ऐसी जगह होती ही नहीं है कि जहाँ पे कंपटीशन नहीं है। और अभी देखिए इसे रियलाइज्ड बोला क्योंकि कंपटीशन होगा, रिसोर्सेस लिमिटेड होंगे, और रियल लाइफ में ये होता ही होता है, इसीलिए बहुत ही सही है रियलाइज्ड रियल नीश।
इसमें ही इसका मीनिंग है। तो अभी देखिए फंडामेंटल नीश हमने देखा, तो फंडामेंटल नीश क्या है, लार्जर है। रियलाइज नीश बहुत ही बड़ा है, लार्जर है, और रियलाइज नीश क्या है, स्मॉल है देन फंडामेंटल नीश। ओके, आई होप आपको फंडामेंटल नीश और रियलाइज नीश का डिफरेंस समझ में आया हो। ये समझना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इस पे बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो, और वो डायरेक्टली नहीं पूछते, कुछ एक्सपेरिमेंटल थोड़ा घुमा के पूछते हैं, लेकिन आपको अगर समझ में आया हो तो आप कर सकते हो। अभी देखिए फंडामेंटल लार्जर तो है ही, इसमें क्या होगा, फूड जो होगा अनलिमिटेड है, कोई भी लिमिट नहीं है, फूड अनलिमिटेड है। स्पेस जो है वो अनलिमिटेड है। नो कंपटीशन, कोई भी compete करने वाला नहीं है, कोई भी कंपटीशन नहीं है। नो प्रीडेटर, कोई भी प्रीडेटर वहां पे नहीं है। ये सब चीजें आती है फंडामेंटल नीश में। अभी देखिए रियलाइज नीश क्या है, स्मॉल है, वहां पे कंपटीशन भी है, कंपटीशन है। फूड जो है वो भी क्या है, लिमिटेड अमाउंट में है। उसके बाद स्पेस जो है रहने के लिए हो, शेल्टर के लिए हो, स्पेस भी क्या है, लिमिटेड है। और क्या है, प्रीडेटर्स भी प्रेजेंट है। ओके, तो ये मेनली डिफरेंस हो गया रियलाइज और फंडामेंटल नीश का। अभी देखिए जब भी कभी लार्जर वर्ड आएगा क्वेश्चन में तभी फंडामेंटल नीश ही होगा, लार्जर के साथ कभी रियलाइज नीश कभी नहीं आएगा, स्मॉल के साथ फंडामेंटल नीश कभी नहीं आएगा। फंडामेंटल नीश हमेशा लार्जर रहेगा रियलाइज नीश से, रियलाइज नीश कभी भी लार्जर नहीं हो सकता फंडामेंटल नीश से। तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो क्या होता है बेसिकली, जो ऑर्गेनिज्म है अगर उसके आसपास कोई अदर ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हो तो वो क्या करता है, छोटी सी स्पेस में रहेगा और वो क्या होगा, उसका रियलाइज नीश होगा। लेकिन जबकि कोई कंपटीशन प्रेजेंट नहीं है तो वो क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा एरिया को ऑक्यूपाई करेगा, ज्यादा से ज्यादा एरिया में रहने की कोशिश करेगा, वो रिसोर्सेस को वो क्या करेगा, यूटिलाइज करने की कोशिश करेगा। तो वो क्या हो जाएगा, उसका फंडामेंटल नीश। तो फंडामेंटल नीश सिंपली क्या है, मैक्सिमम पोटेंशियल ऑफ ऑर्गेनिज्म टू यूटिलाइज अवेलेबल रिसोर्सेस व्हेन नो एनी फैक्टर इज लिमिटेड। मीन्स सब कुछ क्या होता है, अनलिमिटेड होता है। उसके बाद देखते हैं रियलाइज नीश क्या होता है, पोटेंशियल ऑफ ऑर्गेनिज्म to utilize the available resources when many factors are limited। रियलाइज में क्या होगा, बहुत सारे फैक्टर्स लिमिटेड होंगे, कंपटीशन भी होगा, फंडामेंटल में कोई भी कंपटीशन नहीं होगा। ओके, सिंपली ये समझिए फंडामेंटल और रियलाइज का डिफरेंस समझना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, तो ये हो गया हमारा फंडामेंटल और रियलाइज नीश। अभी देखते हैं आगे की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है नीश विड्थ। समझने में बिल्कुल ही आसान है, नीश विड्थ, इसे ही नीश विड्थ और ब्रीथ ऐसे भी कहा जाता है। ओके, तो ये क्या होता है, नीश विड्थ क्या है, इट gives an idea about capacity of an organism or species of organism to utilize the available resources। तो नीश विड्थ से हमें क्या पता चलता है कि कौन से ऑर्गेनिज्म की कितनी कैपेसिटी है, कहाँ तक वो जो अवेलेबल रिसोर्सेस है उनको यूटिलाइज कर सकता है, उसकी कैपेसिटी क्या है। सपोज हम देखते हैं सपोज
यहाँ पे ये कोई भी स्पीसीज है, सपोज ये स्पीसीज ए है, ये स्पीसीज बी है, तो ये क्या हो जाएगा, स्पीसीज ए की विड्थ हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, स्पीसीज बी की विड्थ हो जाएगी। मतलब इतनी विड्थ मीन्स इतने अमाउंट में जो ए है, इतनी कैपेसिटी उसकी नीश को ऑक्यूपाई करने की या यूटिलाइज करने की रिसोर्सेस को। तो ये समझ में आया है, नीश विड्थ मीन्स क्या, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो या स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म हो, उसकी कैपेसिटी टू यूटिलाइज द अवेलेबल रिसोर्सेस, वो कैसे यूटिलाइज करता है, क्या करता है, ये सब अभी देखते हैं। नीश ओवरलैप, नीश ओवरलैप क्या है, तो अभी देखिए नीश ओवरलैप इट गिव्स एन आइडिया about the level of competition between two organisms और species, two organisms और species वगैरह सेम है, ऑर्गेनिज्म डिफरेंट। ओके, तो नीश का ओवरलैप जो है उससे हमें क्या आइडिया मिलती है कि ऑर्गेनिज्म कौन सी लेवल तक, कितनी हद तक दूसरे ऑर्गेनिज्म से कम्पीट कर पाता है। अभी देखिए क्या होता है, अगर कोई भी नीश है उसमें कुछ रिसोर्सेस होंगे, तो कोई ऑर्गेनिज्म वहाँ पे रह रहा है और दूसरा ऑर्गेनिज्म अगर वहाँ पे आता है, उसकी डिमांड्स भी सेम है, वो भी सेम रिसोर्सेस को यूटिलाइज करता है, तो उन दोनों में क्या होगा, कंपटीशन बढ़ेगी। वो दोनों एक साथ ज़्यादा देर तक नहीं रह सकते क्योंकि उनके रिसोर्सेस सेम है, उनकी डिमांड सेम है, तो फिर उन दोनों में क्या होगा, वो कोएग्जिस्ट नहीं करेंगे ज़्यादा देर के लिए, तो उसमें उन दोनों में होगा कंपटीशन। फिर कंपटीशन का रिजल्ट क्या होगा, एक दोनों में से एक तो स्ट्रांग होगा ही होगा, दूसरा वीक होगा। जो स्ट्रांग है, जो सुपेरियर है, वो जीत जाएगा और सरवाइव करेगा, और जो वीक है वो क्या होगा, इलिमिनेट हो जाएगा वहां से। ओके, तो क्या होता है, लेवल ऑफ कंपटीशन बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स मीन्स कोई ऑर्गेनिज्म कितनी हद तक कॉम्पीट कर सकता है, इसका आइडिया हमें मिलता है नीश ओवरलैप से। अभी देखिए कैसे, अभी हमने जो निकाला था, ड्रॉ किया था, अभी ये तो मैं सिर्फ आपको समझने के लिए ड्रॉ कर रही हूँ, तो वो तो बहुत अच्छे से ड्रॉ करते हैं, लेकिन ये हमें कंसेप्ट को क्लियर करना है, समझना है। तो अभी देखिए स्पीसीज ए हो गई, ये बी हो गई, तो ये इसका नीश है ए का, ये बी का नीश है, लेकिन ये जो एरिया दिख रहा है आपको, दोनों में क्या है, कंबाइन है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों का नीश ओवरलैप हो रहा है। ओके, तो दोनों में से जो स्पीसीज होगी, जो अच्छे से कम्पीट करेगी वो सरवाइव कर जाएगी, स्ट्रॉन्गर होगी वो सरवाइव कर जाएगी, जो वीक है वो इलिमिनेट हो जाएगी। तो ये हो गया हमारा नीश ओवरलैप। ध्यान से सुनिए, अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए, जितना ज़्यादा समझेंगे, जितना ज़्यादा अंडरस्टैंड करेंगे, उतना ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इजी रहेगा। अभी नेक्स्ट देखते हैं, रिसोर्स पार्टीशनिंग। देखिए अभी मैंने आपको बोला कि कोई एरिया है, कोई स्पेस है या फिर कोई नीश है, वहाँ पे क्या हो रहा है, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म से सपोज पहले कोई एक ही ऑर्गेनिज्म रह रहा था, तो उसके लिए क्या होगा, स्पेस भी अनलिमिटेड होगा, फूड भी अनलिमिटेड होगा, तो वो मस्त रह रहा होगा वहाँ पे। लेकिन अगर कोई दूसरे स्पीसीज की या दूसरे ऑर्गेनिज्म की वहाँ पे एंट्री होती है, तो क्या होता है कि वो आ जाएगा, तो इसका स्पेस भी कम हो जाएगा, इसके रिसोर्सेस कम हो जाएंगे। अभी अगर ऐसा चलता रहा तो वो दोनों कभी कोएग्जिस्ट नहीं कर सकते, वो दोनों एक साथ में नहीं रह सकते, उन दोनों में क्या होगा, कंपटीशन बढ़ जाएगा, ऑब्वियसली कंपटीशन होगा ही होगा।
फिर से सेम चीजें होंगी, कंपटीशन होगा तो जो स्ट्रॉन्गर है, सुपेरियर है, वो सरवाइव कर जाएगा, जो वीक है वो क्या करेगा, इलिमिनेट हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसे नहीं करना है, दो चीजें होंगी, एक तो ये हो जाएगा कि स्ट्रॉन्गर सरवाइव करेगा, दूसरा इलिमिनेट हो जाएगा जो वीक है, ये एक पॉसिबिलिटी हो गई। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, अगर दोनों को कोएग्जिस्ट करना है, अगर दोनों की डिमांड्स है उनको वो थोड़ा रिड्यूस कर ले, कम कर ले या कॉम्प्रोमाइज कर दे कुछ हद तक, तो दोनों साथ में रह सकते हैं। ओके, तो ये क्या है, बेसिकली रिसोर्स पार्टीशनिंग, कुछ पार्टीशन कर दे, कुछ मिनिमाइज कर दे, रिड्यूस कर दे, वर्ड में ही मीनिंग समझ में आ जाता है। तो वो दोनों क्या कर सकते हैं, कोएग्जिस्ट कर सकते हैं। इससे क्या होगा, कोएग्जिस्टेंस बढ़ेगी, कंपटीशन कम होगी। तो सपोज देखिए यहाँ पे ड्रॉ करते हैं इसे। सपोज देखिए ये कोई भी ट्री ले लिया हमने, तो अभी देखिए यहाँ पे कुछ सपोज कोई एक ही टाइप का बर्ड रह रहा है। अभी ये ब्लू से दिखाते हैं, सपोज यहाँ पे कोई बर्ड है, यहाँ पे कोई बर्ड है। ये बर्ड मीन्स ये एक ही स्पीसीज है सपोज, लेकिन सपोज हम एक ही दिखाते हैं। तो ये एक ही बर्ड है, पूरे ट्री पे रह रहा है। तो ये क्या करेगा, जो पूरे ट्री का फूड है, फिर उसके फ्रूट्स होंगे, लीव्स होंगे, जो भी कुछ होगा वो सब ये खा रहा है, वो यूटिलाइज कर रहा है। तो अभी इसका सब अच्छे से चल रहा है, लेकिन थोड़ी देर में क्या होता है, दूसरे किसी स्पीसीज की एंट्री होती है यहाँ पे, जो हमने रेड से दिखाया। तो अभी क्या हो जाएगा, इसके लिए तो दिक्कत हो जाएगी कि चलो भाई वो तो एक ही ट्री पे सर्वाइव कर रहा था, सभी उसका ही उसका था, अभी इसकी एंट्री हो गई, तो अभी आधा तो इसको देना ही पड़ेगा, आधा ये लेगा, आधा ये लेगा। तो अभी क्या हो गया, इसके रिसोर्स लिमिटिंग हो गए। तो अभी दोनों साथ में तो नहीं रह सकते हमेशा के लिए, दोनों साथ में कैसे कोएग्जिस्ट करेंगे ही नहीं। फिर दोनों में क्या होगा, कंपटीशन होगा। कंपटीशन हुआ तो सपोज ये ब्लू वाला सपोज स्ट्रॉन्गर है, तो ये क्या करेगा, सरवाइव कर जाएगा। अगर रेड वाला वीक है तो रेड क्या हो जाएगा, यहाँ से इलिमिनेट हो जाएगा। ओके, तो अभी ऐसे नहीं करना है। अगर दोनों ने समझौता कर लिया, कॉम्प्रोमाइज कर लिया, तो ये क्या करेंगे, पार्टीशनिंग कर देंगे कि इतना हिस्सा तेरा, इतना इसका, ऐसे हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, दोनों ही ग्रो कर पाएंगे। तो अभी देखिए सपोज ये ट्री है, तो यहाँ पे सपोज ये पार्टीशनिंग हो गई, दूसरे कलर से थोड़ा दिखा देते हैं। सपोज ये ब्लू से हो गया, ये पार्टीशनिंग हो गई सपोज। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे स्पीसीज ए ग्रो कर लेगी, यहाँ पे स्पीसीज बी ग्रो कर लेगी, यहाँ पे स्पीसीज सी ग्रो कर लेगी या रह लेगी। तो ये क्या हो गया, उनके बीच में पार्टीशनिंग हो गया, उनके थोड़े सेपरेट पार्ट हो गए। इतने रिसोर्सेस ये यूटिलाइज करेगा, इतने स्पीसीज बी यूटिलाइज करेगा। तो इनमें क्या हो गया, कंपटीशन कम हो गई और कोएग्जिस्टेंस बढ़ गया। एक ही ट्री पे सरवाइव कर रहे हैं, लेकिन अलग अलग ब्रांचेस बोल लो या कुछ बोल लो, उन पे कर रहे हैं। तो रिजल्ट क्या हो गया, रिसोर्स पार्टीशनिंग का रिजल्ट क्या हो गया, कंपटीशन जो है रिड्यूस हो गई या फिर मिनिमाइज हो गई, और कोएग्जिस्टेंस जो है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो किसी स्पीसीज का एलिमिनेट होने का सवाल ही नहीं आता। ओके, तो यहाँ तक समझ में आया। इसके बाद देखते हैं कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट। कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट। तो अभी देखिए यहाँ पे भी सेम ही फेनोमेना आता है। कोई भी एक ऑर्गेनिज्म रह रहा है, अगर वहाँ पे दूसरा ऑर्गेनिज्म आता है, अगर उनके रिसोर्सेज सेम है, उनकी डिमांड सेम है, तो दोनों को एग्जिस्ट नहीं कर सकते, दोनों के बीच में होगा कंपटीशन।
और अगर कंपटीशन होगा तो जो स्ट्रॉन्गर है, सुपेरियर है, वो ग्रो कर जाएगा, सर्वाइव करेगा, और जो वीक है वो इलिमिनेट हो जाएगा। तो अभी कैरेक्टर डिस्प्लेस करने हैं तो क्या होगा, मॉर्फोलॉजिकली चेंज होंगे, कुछ चेंज हो गए मॉर्फोलॉजिकली, तो क्या होगा, उनके फंक्शनल रोल में भी कुछ चेंजेस आएंगे, और अगर फंक्शनल रोल में कुछ चेंजेस आएंगे तो कंपटीशन क्या होगा, कुछ हद तक कम हो सकता है। और ये क्या है, इवोल्यूशनरी प्रोसेस है फॉर लॉन्ग टाइम स्केल है। ओके, तो बेसिकली कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट क्या है, मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस है। सिंपली अगर आपको याद रखना है तो ये क्या है, कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट मीन्स मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस as a result of competition। मीन्स बेसिकली क्या होता है, अगर कंपटीशन हो रहा है, अगर कंपटीशन को रिड्यूस करना है तो वहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स है उनमें कुछ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस हो जाएंगे। इससे क्या होगा, उनके रिसोर्सेस में थोड़े से चेंजेस हो जाएंगे, तो वो कंपटीशन उनका कम हो जाएगा। लेकिन ये क्या होता है, चलो ऐसे नहीं होता कि चलो अभी मुझे मॉर्फोलॉजी मेरी चेंज करनी है, 1 घंटे में हो गई या 1 दिन में हो गई या 1 वीक में हो गई, ऐसे नहीं होता। ये बहुत ही लॉन्ग टाइम चलने वाली प्रोसेस होती है। इवोल्यूशनरी चेंजेस होते हैं इसमें, लॉन्ग टाइम के लिए चलेगी, इवोल्यूशनरी प्रोसेस होगी। और एक पॉइंट और ऐड कर लेते हैं, हेरिटेबल होगी, मीन्स एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाएगी। ओके, यहां तक समझ में आया? तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं, गैलापैगोस फिंचेस। अगर आपने सुना है गैलापैगोस फिंचेस, तो ये जो है गैलापैगोस फिंचेस, ये शो करती है कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट मींस मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस। तो सपोज कोई बर्ड है, अभी देखिए बर्ड की ये जो है ये बिग दिखाते हैं। ओके, तो सपोज ये बर्ड ए है, ये बर्ड बी है, ये बर्ड सी है। तो ये क्या हो गई, सबकी बिग हो गई। अभी सबके शेप कैसे डिफरेंट है, पहले सबके शेप सेम ही हुआ करते थे, तो वो क्या करेंगे, सेम टाइप की सीड हो या कोई फूड हो उस पर वो डिपेंड रहेंगे, उसी को वो यूटिलाइज करेंगे। लेकिन जैसे कैरेक्टर डिस्प्लेस होता है, जैसे कि मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, तो उनकी बिग का शेप जो है चेंज हो जाता है। तो वो क्या करेंगे, जिसकी बिग डीपर होगी, स्ट्रॉन्ग होगी, वो जो है हार्ड जो सीड होते हैं, जिनका कोटिंग हार्ड होता है, लार्ज साइज के होते हैं, उन्हें खाएंगे, उन्हें यूटिलाइज करेंगे। और जिनकी बिग बहुत छोटी है और सॉफ्ट है थोड़ी सी, तो वो क्या करेंगे, ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, वीक बिग है, तो वो क्या करेंगे, सॉफ्ट सीड, फिर छोटे छोटे जो सीड आते हैं उनको यूटिलाइज करेंगे। तो ये हो गया डिफरेंस। तो अभी देखिए लास्ट वाला टॉपिक देखते हैं, इकोलॉजिकल कंपैरिजन। ओके, तो अभी हमने कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट देखा, अभी इकोलॉजिकल कंपैरिजन में देखिए क्या होता है। सपोज ये कोई भी एरिया है, यहाँ पे 2 तरह की स्पीसीज रह रही है, सपोज ये है ए, ये है बी। तो अभी ये दोनों क्या करेंगी, ए यहाँ तक रिसोर्सेस यूटिलाइज करेगा या फिर स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा, यहाँ तक करेगा, यहाँ तक करेगा। जबकि बी भी प्रेजेंट है यहाँ पे, तो बी यहाँ तक करेगा, यहाँ तक के रिसोर्सेज यूटिलाइज करेगा और स्पेस को भी ऑक्यूपाई करेगा। मीन्स
सिंपल लैंग्वेज में क्या हो गया, दोनों 50-50 ऑक्यूपाई कर रहे हैं, 50-50 जो रिसोर्सेस है उनको यूटिलाइज कर रहे हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद क्या होता है, सपोज वही एरिया है, अभी मैंने थोड़ा बड़ा दिखाया लेकिन सेम एरिया है, वहाँ पे कोई और स्पीसीज की एंट्री हो जाती है, कोई और ऑर्गेनिजम्स भी आ जाते हैं। सपोज ए और बी पहले से थे, सी और डी आ गए वहाँ पे, तो अभी क्या होगा, ए जो है इतने ही एरिया में रह सकता है और वहाँ के रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर सकता है, बी इतने एरिया में रहेगा, सी और ये फिर डी देख लीजिए। ओके, तो ये क्या हो गया, दूसरे स्पीसीज के आने की वजह से ए और बी के जो रिसोर्सेज थे, जो स्पेस था वो कॉम्प्रेस हो गया, कम हो गया, तो इससे बोलेंगे इकोलॉजिकल कॉम्प्रेशन। लेकिन ये इवोल्यूशनरी चेंजेस नहीं है, ये बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए चलने वाली प्रोसेस है, शॉर्ट टाइम स्केल के लिए। ओके, क्योंकि क्या होगा, थोड़ी देर बाद अगर सी एंड डी चले गए दूसरी जगह पे, तो ये वापस से सेम हो जाएगा, वापस से ए और बी हो गए, वापस से वो उनके 50-50% रिसोर्सेज यूटिलाइज करेंगे, स्पेस भी बढ़ जाएगी। और ये क्या है, शॉर्ट टाइम के लिए और नॉन हेरिटेबल। तो ये याद रखना है कि जो कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट हमने देखा था, लॉन्ग टाइम स्केल के लिए चलने वाली प्रोसेस थी और हेरिटेबल थी। ये क्या है, इकोलॉजिकल कॉम्प्रेशन, बिल्कुल ही शॉर्ट टाइम के लिए चलने वाली प्रोसेस है और नॉन हेरिटेबल है। ओके, तो ये सब हो गया। तो अभी इसमें सबसे इम्पोर्टेंट आपको निश, फंडामेंटल निश, रियलाइज निश क्या है, डिफरेंस क्या है, कब कैसे क्या होता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको वो अंडरस्टैंड करना ही होगा। फिर आगे आने वाली जो वीडियो है इसमें हम सभी क्वेश्चंस एक एक करके सॉल्व करेंगे। ओके, तो दिस इज ऑल। आई होप आपको ये यूजफुल लगा होगा। अगर यूजफुल लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।